आज हम क्लास 10th में चैप्टर लाइफ प्रोसेस में से सबसे पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जहां से हमारी पूरी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस की शुरुआत होती है। ग्रीन प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉप्स। वो क्यों ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, वो क्यों हेटरोट्रॉप्स नहीं कहलाते? वो ऑटोट्रॉप्स इसलिए है बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड पॉसिबल बाय देमसेल्व्स। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए उनको ये चार चीजें लगती हैं, यानी कि एक तो लगता है सनलाइट, एनर्जी, फिर लगता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आता है वाटर, कहाँ से लाता है? सॉइल में से आता है। रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, रूट्स एब्जॉर्ब करके वो वाटर को प्लांट के लीफ तक पहुंचा देती है। लीफ तक क्यों पहुंचाती है? बिकॉज लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। किचन में बनता है खाना। और क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, जो एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट है और वो सनलाइट को ट्रैप करके रख देता है। राइट? सो नाउ प्लांट क्या करेगा इन सब चीजों का? तो वो अपना खाना बनाएगा, लीव्स में खाना बनता है, और उस प्रोसेस के बाद जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, वो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? वन इज ग्लूकोज यानी फूड, और साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट, एक वेरी इंपॉर्टेंट गैस निकलता है, वो है ऑक्सीजन गैस, जो हम इंसान और दूसरे कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो फूड जो बन रहा है वो एनर्जी देगा इस ग्रोथ और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। सो टू थिंग्स टू कीप इन माइंड: sunlight, carbon dioxide is used along with water to prepare what? To prepare food, and oxygen is released as a byproduct. I hope this concept is clear to you. आज हम पढ़ने वाले हैं the most important, the very delicate topic of this chapter, that is nutrition in humans. मुझे पता है आपका ध्यान मेरे पे नहीं है, अभी इस डिश पे है, क्योंकि आपको भी भूख लग रही है। वेल, व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर हम न्यूट्रिशन समझना चाहते हैं तो वो सारी चीजें जो हम खा रहे हैं, जिनमें से हमको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, रिपेयर वर्क होता है हमारी बॉडी का, उस चीज को हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। अगर हम और आगे बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का काम कर रहा है। उसके पार्ट्स अगर हम देखें तो माउथ है, फिर आता है स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये सारे हो गए उसके पार्ट्स। उसके पार्ट्स मतलब इन सारी चीजों की मदद से पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। आपका बॉडी का डाइजेशन शुरू होता है जैसे ही आप पहला निवाला मुंह में रखते हो। जैसे ही हम मुंह में निवाला रखते हैं तो वहां पे काम करना शुरू कर देता है सबसे पहला, यानी कि सलाइवरी अमाइलस, एक ऐसा एंजाइम जो डाइजेस्ट को स्टार्च करता है। ओके? इससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते खाना जब स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे पेप्सिन भी रिलीज होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लीवर में से बाइल ज्यूस निकलता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक ज्यूसेस मिलते हैं जो क्रैब्स को, फिश को, या जो कुछ भी हमने खाया है, प्रोटीन्स को, फैट को, उन सबको डाइजेस्ट करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनियल जूस भी निकलते हैं। यहाँ पे जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जब इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, तब जाके डाइजेशन का कंप्लीशन होता है। यानी कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई? मुंह से। कहाँ पे खत्म हुई? जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। आइए जरा समझते हैं उसका पाथवे क्या होगा। खाना सबसे पहले माउथ में आएगा, माउथ में आते ही इसोफेगस, ये फूड पाइप जो है, उसकी मदद से खाना स्टमक में जाएगा, जहां पे वो 3 से 3.5-4 घंटे तक उधर ही चर्न होता रहेगा। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, वैसे ही खाना यहाँ पे
चर्निंग प्रोसेस करेगा। ये हमको फील नहीं होता है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत स्लो है, तकरीबन 3.5-4 घंटे तक चलता है। उसके बाद स्टमक में से खाना चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, मैगी जैसा बना हुआ, वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। सबसे लॉन्गेस्ट, कितना लॉन्गेस्ट? ऑलमोस्ट 6.5 मीटर्स लॉन्ग, 6.5 मीटर। 1 मीटर यानी इतना होता है, ऐसा 6.5 मीटर लंबा हुआ है, सबसे बड़ा है, राइट। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो एनस की मदद से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। जरा इस प्रोसेस को हम एक पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में डिवाइड होता है। वैसा ही 5 स्टेप्स इधर भी है, ह्यूमंस में भी। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन यानी कि खाना खाने का, राइट। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करो। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने में से जो भी काम की चीज है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको एब्जॉर्ब करो। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि वो जो प्रोटीन्स, विटामिन, सब कुछ जो एब्जॉर्ब किया है उसको पूरी बॉडी में फैला दो। क्यों? क्योंकि उसमें से बनेगी एनर्जी। और लास्ट में आता है इजेशन, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी में से रिमूव कर दो। ओके, सो माउथ में अगर हम क्विक रिवीजन करें, माउथ में डाइजेशन शुरू होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और वहां पे एब्जॉर्प्शन भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में एनस में से हम इजेक्ट कर देते हैं, यानी अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक देते हैं। एक बात याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में छोटे छोटे ऐसे विली स्ट्रक्चर है। क्या है? उधर है विली। ये क्या काम करते हैं? ये विलीज एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब मतलब जो डाइजेस्ट हुआ है उस खाने में से प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, उन सबको एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देंगे? ब्लड में मिक्स कर देंगे। और ब्लड, माय डियर स्टूडेंट्स, पूरी बॉडी में फैलता है, यानी कि ब्लड उस खाने को लेकर पूरी बॉडी में घूमेगा और जिस किसी भी सेल्स को चाहिए उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि एसिमिलेशन प्रोसेस हो गया, राइट। सो हमें क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें ये याद रखना है कि भाई हमें सही चीजें खानी है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, तभी हमको गुड न्यूट्रिशन मिलेगा और स्ट्रांग बने रहेंगे। आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर विथ यू। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन छोटे वाले अमीबा, यानी कि एक ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसका ना तो फिक्स शेप है ना ही कोई फिक्स साइज होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम, अमीबा। ओके, सो बेसिकली अमीबा के अंदर हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, मतलब कि वो पूरा का पूरा खाना अपने अंदर निकल जाता है। ओके, व्हाट अमीबा नीड्स, अमीबा को क्या चाहिए? उसको चाहिए फूड पार्टिकल्स, वाटर, ऑक्सीजन और साथ में चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो चलिए देखते हैं उसको ये सब कहाँ से मिलता है। अमीबा भी ह्यूमंस की तरह, कोई भी ऑर्गेनिज्म की तरह 5 स्टेप में न्यूट्रिशन करता है। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, और इंजेशन के साथ साथ हम कोरिलेट करेंगे वैक्यूल फॉर्मेशन को। सेकेंड इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट विल बी इजेशन। पहले स्टेप में क्या होगा कि अमीबा खाने को इंजेक्ट करने जाएगा। कैसे? तो वो अपने बॉडी में से कुछ ऐसे हाथ बाहर निकालेगा जिसको हम कहते हैं सुडोपोडिया। सुडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, ठीक है। फिर जैसे ही वो खाना अंदर लेगा तो उसको एक फूड वैक्यूल में पैक कर देगा। फिर सेकेंड स्टेज आता है डाइजेशन।
यानी जो भी खाना खाया है उसने उसको वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो भी काम की चीजें हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब किए हुए प्रोडक्ट्स को पूरे सेल के बॉडी में फैला देगा, यानी उसे कहते हैं हम एसिमिलेशन। यानी जहां भाई तेरे को न्यूट्रिएंट चाहिए तो न्यूट्रिएंट ले जा, तेरे को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन लेके जा, ऐसे करके वो सब जगह बांट देगा। एंड द वेरी लास्ट स्टेप, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको वो इजेक्ट कर देगा, यानी अपनी बॉडी की बाहर की दीवार पे लाके उसको रप्चर करके बाहर फेंक देगा। इस स्टेप को कहते हैं इजेशन। यानी टोटल है 5 स्टेप्स। सबसे पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। कौन मदद करता है उसकी? सुडोपोडिया। डाइजेशन कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल के अंदर। और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से बाहर फेंका जाता है? सेल मेम्ब्रेन में से। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड दिस इज द मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा था। न्यूट्रिशन कैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, and now today we are shifting ourselves to the second life process of the chapter, respiration. Respiration यानी formation of energy from the food। लेकिन पूरा डिटेल में रेस्पिरेशन समझने से पहले समझते हैं कि कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन हो सकते हैं। There are 2 types of respiration, एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। One is aerobic, second is anaerobic। Let's see what is aerobic respiration. Aerobic respiration यानी कि it occurs in presence of oxygen। कहाँ पे वो होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें वर्ड इक्वेशन क्या बन सकता है? मान लो, लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वी हैव ईटन द फूड, न्यूट्रिशन चैप्टर में, न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने देखा। नाउ सेकेंड इज वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, राइट? तो जब ये खाना हुआ खाया हुआ खाना और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है वो जब किसी एक सेल के पास पहुंचता है तो उस सेल के अंदर एक चीज होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? 9th स्टैंडर्ड में यू स्टडीड अबाउट दिस। सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करेगा? वहां पे एक प्रोसेस करेगा, ग्लूकोज यानी जो हमने खाना खाया है वो और ऑक्सीजन, इन दोनों को ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में से हमें 3 चीजें मिलेगी। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सेकेंड इज वाटर यानी H2O, और साथ में रिलीज होगी उसमें से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ATP। कितने ATP? दैट इज 38 ATP अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। More energy is released and there is a complete breakdown of glucose। And कहाँ पे वो हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी गुड। एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन, डॉग एंड बर्ड। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे होगा हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं है या तो बहुत कम है, राइट? ये रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ज्यादातर ये कहाँ पे होगा? मसल सेल्स में। जब हम भागते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये प्रोसेस होती है वहां पे, राइट? वहां पे एनर्जी बहुत कम बनेगी, अगेन इन द फॉर्म ऑफ ATP ओनली, लेकिन that will be only 2 ATP, right? So if we compare both the types of respiration and if we see a quick comparison, so aerobic will have more energy, anaerobic will have less energy, okay? एनर्जी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एरोबिक है, we require oxygen, and aerobic there is no oxygen required। एनर्जी कितनी रिलीज होगी एरोबिक में? There will be more energy, there will be less energy in anaerobic।
ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल होगा। एंड लास्ट वन कि हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे हमको मिलेगा लैक्टिक एसिड। इन दोनों रेस्पिरेशन की अगर हम टाइप्स की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस, डॉग्स, बर्ड्स जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है। आई होप यू हैव गॉट दिस टॉपिक क्लियरली। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन एक प्रोसेस में आगे का एक नया टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। वेल आप, मैं और हम सब रेस्पायर कर रहे हैं यानी कि सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ इतना नहीं होता। रेस्पिरेशन का असली मतलब होता है कि कैसे हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर खाने का ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा हो। तो चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के प्रॉपर पार्ट्स को। पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो उनके इतने सारे पार्ट्स यूज होते हैं। सबसे पहला है आगे वाला नोज, राइट। उसके एग्जैक्ट पहले में बाजू में आता है नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या है कि एक ऐसा कैविटी है, एक ऐसा रास्ता है जहां से ऑक्सीजन अंदर तक जाता है यानी कि एयर अंदर तक जाता है। फिर आता है फेरिंक्स, इट इज अ पैसेज फॉर फ्रॉम एयर फ्रॉम नोज टू द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द वॉइस बॉक्स फॉर अस। अभी मैं जो बोल पा रहा हूं दैट इज बिकॉज ऑफ लैरिंक्स। अगर आपके पास लैरिंक्स ना होता तो हम कुछ बोल नहीं पाते, राइट। अपार्ट फ्रॉम लैरिंक्स अगर हम और आगे बढ़ते हैं देन वी हैव द ट्रैकिया नोन एज द विंड पाइप। ये पूरा जो विंड पाइप है, right, and that windpipe is divided into two bronchi. Bronchi में डिवाइड हो जाता है which carries the air inside the lungs, और यही bronchi और अंदर lungs के अंदर जाके bronchioles बन जाती है यानी कि छोटी छोटी पाइपलाइंस का काम करती है। और इन bronchioles के सबसे एंड में होता है एल्वियोली। क्या होता है सबसे एंड में? एल्वियोली। एल्वियोली का जूम डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है आपको। एल्वियोली के नीचे एक डायफ्राम होता है, एक मस्कुलर शीट है जो हमारी बॉडी को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में मदद करती है। ये है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स। अब लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है, हम सब लोग सांस कैसे लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। लेट्स सी हाउ वी इनहेल। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर खींचेंगे, बॉडी अपने आप खींचती है, तो रिब केज क्या होगा कि ऊपर की ओर बढ़ेगा, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो चेस्ट कैविटी है यानी कि लंग्स की जो कैविटी है वहां पे जगह बनेगी, वो फूलेगा। और जैसे ही वो जगह बनेगी तो हमारे बॉडी के अंदर एयर का फ्लो होगा, ओके। दूसरी बात, बाद में क्या होगा, इसमें क्या हुआ था, डायफ्राम ने नीचे की ओर गया था, अब डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। इससे क्या होगा, रिब केज नीचे आएगा। रिब केज नीचे आएगा तो चेस्ट की कैविटी को दबाया जाएगा और दबाने के बाद एयर जैसे बाहर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम लंग्स को एक बलून समझ लें, जैसे ही हम बलून को नीचे की ओर खींचेंगे तो हवा अंदर आती है, बलून को छोड़ देंगे तो हवा बाहर चली जाती है, राइट। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग व्हिच वी ऑल ह्यूमंस डू। लेकिन असली ब्रीदिंग का प्रोसेस या तो असली मजा कहां पे हो रहा है, एल्वियोली पे। वो एक एक्सचेंज पॉइंट है, किस चीज का, गैस एक्सचेंज पॉइंट है, ओके। क्यों? क्योंकि एल्वियोली क्या है, एल्वियोली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि ऐसे गोल गोल खाली स्ट्रक्चर्स है जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि हम पूरा दिन जितना भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, ऑक्सीजन कहां पे रहता है, एल्वियोली। एल्वियोली तक कौन आता है, ब्लड कैपिलरीज आती है। वो क्या करने आती है, वो एक्सचेंज करने आती है। वो ब्लड कैपिलरीज हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है, एल्वियोली के पास आती है। एल्वियोली को बोलती है, ए भाई मेरे को ऑक्सीजन दे रे बाबा, और
वो एल्वियोली बोलेगा मेरे को तू कुछ दे सामने तो मैं दूंगी, देन देयर इज एन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चला जाता है और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, और फिर वही ब्लड कैपिलरीज वापस हमारे हार्ट तक चली जाती है, और हार्ट उस ब्लड कैपिलरीज को पूरे बॉडी में, यानी कि ब्लड को पूरे बॉडी में फैला देता है। So there is a key pointers about this concept. Respiration एक involuntary process है, involuntary यानी कि हम चाहे या ना चाहे लेकिन हमारा ब्रीथिंग चालू रहेगा। It is used to break down food and release energy, वो फूड बना फूड को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी रिलीज करने के लिए काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द होल प्रोसेस एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गन्स। So the major takeaway from this is glucose plus oxygen will give us carbon dioxide plus water and energy, and this carbon dioxide will be removed from this process. I hope आज सीखने वाले हैं तीसरा लाइफ प्रोसेस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले हमने देखा न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। वैसे आपको बता दूं ह्यूमन हार्ट का जो शेप है वो ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है, लेकिन वो कैसे शेप का है, उसकी साइज क्या है, उसकी साइज है आपके हाथों की फिस्ट की साइज का, और ये है उसका शेप। ओके, तो शेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज द साइज इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। उसका काम है कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम तक वो क्या करेगा, पंपिंग करेगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पंपिंग ऑर्गन। किसको पंप करेगा, ब्लड को। और उसका लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि हमारे चेस्ट में लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेंबर से बना हुआ है। वो 4 चेंबर कौन कौन से हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल जो राइट साइड पे है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट साइड पे है दोनों। ओके, और इनके नीचे एक लेयर दिया गया है, वो लेयर है सेप्टम का लेयर। ओके, इनके साथ साथ 4 ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है। कौन कौन सी, पहली है एओर्टा, वो लार्जेस्ट आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर है वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। आई रिपीट, 4 ब्लड वेसल्स है। हमें क्या याद रखना है, हमें हार्ट में स्ट्रक्चर में यही याद रखना है कि राइट साइड पे हमेशा कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और लेफ्ट साइड पे कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेड एंड द ब्लू। ओके, यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे है वेना कावा, दिस इज अवर एरोटा एंड दिस इज अवर पल्मोनरी वेन्स। चलिए समझते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसा होगा। तो अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में से वो आएगा सीधा वेना कावा में, और वेना कावा बॉडी पार्ट से उस ब्लड को लेकर आएगी कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में वो उसको लेकर आएगी। ओके, अब जो राइट एट्रियम है यानी कि यहाँ पे ये पोर्शन हमारा राइट एट्रियम है। यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो यहाँ से जैसे ही ब्लड हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एट्रियम का ब्लड सब कुछ कहाँ नीचे आएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पे चला आएगा, वेंट्रिकल में। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जब ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो बीच में होते हैं वाल्व्स। वो वाल्व्स क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ओके, फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ पे जाएगा वो, पल्मोनरी आर्टरीज, यानी ये दिख रही है आपको ब्लू कलर की ये, राइट। और वो पल्मोनरी आर्टरी उनको कहाँ पे लेके जाएगी, कैसा ब्लड था वो, डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला, तो वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी की मदद से भेजा जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ पे भेजा जाएगा, लंग्स में। ओके, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में वहां पे होंगे एल्वियोली। आई होप यू रिमेम्बर दैट।
ओके, एल्वियोली के पास होता है ढेर सारा ऑक्सीजन, ये ब्लड उधर जाके ऑक्सीजन देकर लेकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आएगा। उसी टाइम पे जब ये प्रोसेस हो रही होती है ऑन द राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे भी एक प्रोसेस चालू रहती है। लंग्स ने जिस ब्लड को ऑक्सीजन दिया था वो ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आती है। कहां पे आती है वो? लेफ्ट एट्रियम में, इस पोर्शन में। ओके, उस पोर्शन में से वो आता है वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से एओर्टा उसको लेकर जाती है। कहां लेकर जाएगी वो? पूरे बॉडी पार्ट्स में। क्यों पूरे बॉडी पार्ट्स में? क्योंकि हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, राइट? तो इस प्रकार से दो टाइप का ब्लड, एक ऑक्सीजन वाला, दूसरा बिना ऑक्सीजन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों एक साथ आर्टरीज में आते हैं, वेंट्रिकल में जाते हैं, और वहां से एट्रियम में आते हैं, वेंट्रिकल में जाते हैं, और वहां से वो बॉडी में फैलाए जाते हैं। सो दिस एंटायर प्रोसेस के दौरान ब्लड दो बार हार्ट के अंदर आता है, इसलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स को जाएगा, लंग्स से हार्ट को आएगा, और सिस्टमैटिक में हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से हार्ट में आएगा। क्लियर है? थोड़ा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। राइट एट्रियम क्या करेगा? रिसीव इम्प्योर ब्लड। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? रिसीव्स प्योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को बॉडी पार्ट तक भेजेगा। सेप्टम क्या करेगा? मिक्सिंग को रोकेगा। ये बीच में लेयर दिख रहा है आपको ऐसा वाला, वो ब्लड को मिक्स होने से रोकेगा। एओर्टा क्या करेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाएगा। वेना कावा क्या करेगा? बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगा। अगर हमें क्विक फ्लो चार्ट देखना है तो बॉडी टू वेना कावा इट रीचेज राइट एट्रियम, वहां से राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स, वहां से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, बॉडी, वापस से वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, बॉडी, वापस से। ये जिंदगी भर पूरी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो आपके और मेरे बॉडी के सबके अंदर होता है, यानी जिसमें हमारा खून दौड़ता है। लेट अस टॉक टुडे अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड प्लेटलेट्स। ये पहले तो मैं बता दूं, ये तीनों LCT है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, एंड आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज का सबसे बड़ा काम है कि वो ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से दूर। ओके, कैरी ब्लड्स अवे फ्रॉम द हार्ट। उनकी दीवारें जो होती है दे आर थिक, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। क्यों वो थिक होती है, क्यों मोटी मोटी होती है? क्योंकि उनके अंदर ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो बहुत ही हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है, और इट यूजुअली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हर कोई आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, वो हार्ट की ओर ब्लड को लेकर जाती है। थिन वॉल्स विथ लेस इलास्टिसिटी, यानी कि उनकी वॉल बहुत पतली होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लो प्रेशर वाला ब्लड लेकर जाती है। ओके, और इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वो ब्लड का बैक फ्लो, रिवर्स फ्लो रोक सके। ओके, उसके अलावा तीसरा जो टाइप है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं? दे आर टाइनी कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है। इनका लाइफ स्पैन है 5 से 10 दिनों का। ये 5 से 10 दिन तक ही काम करते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो एंड इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कहीं पे भी अगर ब्लड का क्लोट बनाना है हमें तो उसमें ये प्लेटलेट्स मदद करते हैं। ब्लड क्लोट कैसे बनता है? मान लो कि भाई मैं रास्ते पे जा रहा था दौड़ दौड़ के और मैं गिर गया और मेरे हाथों में मैं छिल गया। जब मैं छिल जाता हूं तो इंजरी होती है ब्लड वेसल को, और वहां पे कौन आता है? प्लेटलेट्स दौड़ के आते हैं और वो वहां पे एक पूरा क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो खून बह रहा है वो बहना स्टॉप हो जाता है। राइट? तीनों का खुद का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर है। आर्टरीज क्या करता है? इट एंश्योर्स ब्लड सप्लाई टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
वेन्स का क्या काम है? इट एंश्योर्स कि रिटर्न सप्लाई हार्ट तक पहुंचना चाहिए, और प्लेटलेट्स का काम है कि वो ब्लड लॉस को रोक के रखे और साथ में हमारी बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शंस ना आए उसको भी वो संभाल लेता है। ओके, अगर हम बात करें आर्टरीज, वो अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स टूवर्ड्स हार्ट, प्लेटलेट्स, इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। ओके, क्विक रिवीजन अगर हम देखें, लेकिन क्विक रिवीजन से पहले लेट अस सी फ्यू डिफरेंसेस। की डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड प्लेटलेट्स। डायरेक्शन आर्टरीज और वेन्स का अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स हार्ट। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, इलास्टिक स्ट्रॉन्ग होती है, वेन्स में थिन लेस इलास्टिक होती है, और प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स में होते हैं। ओके, प्रेशर आर्टरीज में बहुत हाई होता है, वेन्स में लो होता है। वाल्व्स आर्टरीज में नहीं होते, वेन्स में होते हैं। इनका मेन फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स का काम है ब्लड को रिटर्न लेकर आने का हार्ट तक, और प्लेटलेट्स का मेन काम है क्लोटिंग ऑफ ब्लड करना। ज्यादातर आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू, क्योंकि आर्टरीज, वेन्स और प्लेटलेट्स, आर्टरीज और वेन्स एक प्रकार की हमारी बॉडी की पाइपलाइन है जो ब्लड को फ्लो करवाती है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजन वाला सब, और उनके अंदर बहता है प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक नया लाइफ प्रोसेस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सक्रीशन, एंड टुडे स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पहले तो समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन यानी कि आपकी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है बाकी के प्रोसेस की वजह से, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे बॉडी के बाहर निकाला जाए। कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डायरेक्टली डिफ्यूजन करके वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भेज देंगे अपने एनवायरमेंट में, लेकिन कुछ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए डिफ्यूजन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर एक डेडिकेटेड एक्सक्रीशन सिस्टम रहता है। वो सिस्टम इस चीज का काम करेगा। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स एक्सक्रीट करता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। तो बेसिकली देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट रिमूवल सिस्टम्स। उसमें सबसे पहला है डिफ्यूजन, यानी कि कोई भी गैसियस वेस्ट होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या तो वाटर वेपर, इस स्टोमेटा में से क्लोरोफिल जब ओपन होगा तो वहां से वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा मेथड है स्टोरेज इन वैक्यूल्स। 9th स्टैंडर्ड में जब हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें वैक्यूल नाम का एक चीज आ रहा था। उस वैक्यूल के अंदर वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट उसमें स्टोर कर देगा और फिर वो उसको डिसॉल्व कर देगा। ओके, फिर तीसरा है स्टोरेज इन ओल्ड पार्ट्स, यानी कि प्लांट अपने पार्ट्स में से कोई पुराना लीव है तो उसके अंदर सारा कचरा भेजेगा, भरता जाएगा, स्टोर करेगा, और जैसे ही वो लीव पूरा भर जाएगा इट विल फॉल ऑफ, राइट। चौथा पोर्शन है वो है एक्सुडेशन। एक्सुडेशन मतलब कि सम वेस्ट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, गम, लेटेक्स। ओके, और ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टेम में से बाहर निकलते। कभी आपने देखा होगा किसी स्टेम के बाहर चिपचिपा पदार्थ होता है, वो प्लांट का वेस्ट है। पांचवा मेथड है शेडिंग। शेडिंग यानी कि जो भी पुराने पार्ट्स है, अनवांटेड पार्ट्स है, कोई पुराना लीफ है, कोई पुराना फ्रूट है, तो वो सब को हम यहाँ से बाहर कैसे भेजेंगे, तो वो सिंपली उसको शेड डाउन कर देगा। मतलब कि जो भी पार्ट है उसको सिंपली वो कट ऑफ कर देगा अपने पार्ट में से, अपने पोर्शन में से, और बाहर भेज दिया जाएगा। 6th वन इज गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट मतलब कि एक्सक्लूसिवली अगर कार्बन डाइऑक्साइड या तो वाटर है तो जैसा हमने देखा उसको हम स्टोमेटा की मदद से बाहर भेज सकते हैं। 7th इज द वाटर लॉस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा में से होगा और साथ में वो सक्शन क्रिएट करेगा जाइलम टिश्यू में। जाइलम क्या करेगा, रूट्स में से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो आज हमने देखा कि भाई कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और बाकी सारे वेस्ट कैसे और किस फॉर्म में बाहर भेजे जाते हैं। मैक्सिमम टेक अवे आज का वीडियो का अगर देखें हम, तो प्लांट गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट बाय डिफ्यूजन, स्टोरेज, एक्सुडेशन, शेडिंग एंड ट्रांसपिरेशन।
और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे ही हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने का एक प्रोसेस। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव अ डेडिकेटेड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने की प्रक्रिया करने के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है। चलिए देखते हैं उस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद आती है 2 पेयर्स ऑफ किडनीज, फिर है यूरेटर, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये सब मिला के बनाते हैं हमारे ह्यूमन की एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे हम लिक्विड वेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे ही ये किडनी है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर हम देखें तो यहाँ पे है रीनल आर्टरीज, रीनल वेन, यूरेटर, कॉर्टेक्स, मेडुला और रीनल पेल्विस। और इन किडनीज के अंदर एक एक करके ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स हैं। ये नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहलाते हैं। किडनी भी हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है। नेफ्रॉन ही एक ऐसी चीज है जहां पे मेन फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होते हैं ग्लोमेरुल्स, और जहां पे फिल्ट्रेशन होता है, जैसे मम्मी चाय बनाने के बाद छन्नी में से उसको छानती है, वैसे ही यहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फिर वहां से लेके ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पे वो फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है और हेनलीज लूप के होते हुए यहाँ पे, यानी कि जो हमारा ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट है, वहां पे सारा कचरा यहाँ पे जमा किया जाता है। ये सारा कचरा जमा होने के बाद वहां से पूरा मूव किया जाता है। कहाँ पे शिफ्ट होता है? वो शिफ्ट किया जाता है यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर में से वो कचरा बॉडी के बाहर फेंका जाता है। अगर हम पाथ ऑफ यूरिन देखें तो किडनी से लेके यूरेटर, यूरेटर में से यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे उसका स्टोरेज होता है। जब ये फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा की मदद से बॉडी के बाहर उसको रिलीज कर दिया जाता है। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सबसे पहला स्टेप होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि कोई काम की चीज अगर रह गई है तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि पानी को मिक्स करके उस यूरिन के, यानी कि उस वेस्ट को यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। एंड एट द एंड यूरेथ्रा की मदद से यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स है जो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। हमारे पास 2 किडनीज है, इंसान एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकता है। यूरिन इज मोस्टली वाटर, 95% पानी है, और बाकी का जो है वो कचरा है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन दी ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन यानी बॉडी के अंदर पानी के बहाव को कंटिन्यूअसली कंट्रोल करने के लिए काम आ सकता है। Human excretory system removes metabolic waste, maintains the balance of the water and salts, and keeps our body healthy and functioning properly। यानी कि कुल मिला के ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनके मेन फंक्शंस है हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालना, वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना, मेंटेन एसिड बेस का भी बैलेंस मेंटेन करता है, और बॉडी ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। क्योंकि यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, वो क्या हो रहा है? यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। ब्लड पूरी बॉडी में से कचरा जमा करके किडनी में नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होके वापस से ह्यूमन हार्ट के पास चला जाता है।